जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में भी हम लोग प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे। जब दिल्ली सल्तनत का विघटन चालू हुआ तो उसी क्रम में धीरे धीरे नए नए कुछ नए प्रांतीय राजवंश उभरे, कुछ पुराने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिए। तो उन प्रांतीय राजवंशों को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ रहे थे। एक तो उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंश, दूसरा दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश। तो उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत को भी हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़े थे, मुस्लिम राज, हिंदू राज। उत्तर भारत हम लोग पढ़ चुके हैं। दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंशों में दो थे, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि हिंदू शाही राजवंश था। और आज हम बहमनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुस्लिम राजवंश था। ठीक है। विजयनगर और बहमनी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रांतीय राजवंश बताए उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजयनगर एवं बहमनी। इन दोनों लेक्चर को, पीछे वाला लेक्चर और आज का लेक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हो गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक। और ये भी मैंने आपको एक रीजनिंग बताया था कि जब सर्वाधिक राज्य विस्तार होगा तो सर्वाधिक विद्रोह भी होगा। ठीक। तो उसी सर्वाधिक विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे कहा जाता था अमीर सदा। फिर ये अमीर सदा जाते थे वहां दक्षिण के विद्रोहों को दबाने के लिए, फिर दबाते थे, फिर धीरे धीरे स्वयं ही दक्षिण के विद्रोहों का नेतृत्व करने लगते थे। ठीक है। तो इसी क्रम में विजयनगर और बहमनी उभरा। दक्षिण में ये दोनों है, विजयनगर बहमनी। तो विजयनगर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहमनी भी इसी क्रम में उभरा। अपने आप को धीरे धीरे बहमनी भी स्वतंत्र कर लिया। ठीक है। तो आइए हम बहमनी के बारे में देखते हैं, कैसे कैसे बहमनी का साम्राज्य बना। ठीक है। तो जैसे, अच्छा, नाम बहमनी नाम क्यों पड़ा, क्या इसका क्यों ऐसा हुआ, इन सब चक्कर में मत पढ़िएगा। इन सब का भी बहमनी नाम पड़ा एक इतिहास है, डिबेट है उस पे। उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो हिस्टोरिकली वेरीफाइड हिस्ट्री है उसी के बारे में पढ़ना है, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये बात दिमाग में आप रखें। तो बहमनी नाम क्यों पड़ा इसके चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक। अच्छा, बहमनी के सबसे पहले संस्थापक के बारे में जान लीजिए कि बहमनी को के संस्थापक किसको कहा जाता है। तो बहमनी के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इनको हसन गंगू भी कहा जाता था, या इनको जफर खां भी कहा जाता था। ठीक। अच्छा, बहमनी की स्थापना सन 1347 ईस्वी में हुई। किसने स्थापना की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या हसन गंगू, या जफर खां। अच्छा, जब बहमनी की स्थापना हुई तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अभी मैंने आपको बताया। तो विजयनगर एवं बहमनी के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इस बात को दिमाग में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। अच्छा, बहमनी की प्रारंभिक राजधानी, मतलब सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। और फिर बाद में एक राजा आया, उसको बीदर कर दिया। तो प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी, बाद में इसको बीदर कर दिया गया। अच्छा, अब हम बहमनी के शासकों के बारे में पढ़ेंगे और बहमनी के सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन सभी शासकों में जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जो हिस्टोरिकली वेरीफाइड हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और तो कई शासक हैं, मैंने नाम लिखा है, आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैंने सारा लिख दिया है। लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे? जैसे मैं आपको बताऊं कि फोकस, इतिहास में फोकस सबसे ज्यादा किस पे किया जाता है? कल्चर पे। जैसे किसी ने किताब लिख दी, किसी ने कोई बहुत बड़ा स्मारक बनवा दिया, जैसे गोल गुम्बज, कुतुब मीनार, ये सब महत्वपूर्ण है। किसी ने किताब लिख दी, ये सारी चीजें मत, कल्चर महत्वपूर्ण है। कोई विदेशी
यात्री आया, उसने क्या जिक्र किया, ये सब महत्वपूर्ण है। अच्छा, युद्ध युद्ध में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण होता है? वही युद्ध महत्वपूर्ण होता है जिसका इतिहास पे व्यापक असर पड़ा रहता है। वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको कहूं अगर कि एंशियंट हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप अगर कहिए जिसपे ज्यादा फोकस करना चाहिए तो कौन सा है वो? जैन एवं बौद्ध आंदोलन। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, उसमें आपको पढ़ना तो उसमें डीप तक जाइए, आप अलग से पढ़िए। हालांकि मैंने पूरा कवर किया है, लेकिन आप उसको और समझना चाहते और डीप, उसमें डीप जाइए। प्राचीन इतिहास में तो ये हो गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म। फिर इसके बाद हम मध्यकाल में आप आएंगे तो इसमें भक्ति एवं सूफी आंदोलन है। अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बस इसके आगे का टॉपिक भक्ति एवं सूफी आंदोलन है, उसको बताऊंगा तो वो पढ़िए। मध्यकाल में भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़िए, ये मत उस पर ज्यादा फोकस करिए। और जब आपके मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में आगे भी आंदोलन होते हैं, सामाजिक एवं सुधार आंदोलन, तो उसके बारे में पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है। तो तीनों काल में तीन धार्मिक आंदोलन है, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पे ज्यादा फोकस करिए। ऐसे ही ठीक है। जैसे मैंने आपको अगर गोल गुम्बज के बारे में बता, तो गोल गुम्बज के बारे में जाके आप यूट्यूब पे देखिए, किताबों में पढ़िए क्या है उसका, क्या नहीं, उसका कल्चर पढ़िए, क्या स्थिति थी उसकी, क्या कैसे कैसे क्या था, उस पर फोकस करिए। ठीक है। तो आइए, क्योंकि इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, टारगेटेड पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए, तो ये तो इसके हो गया संस्थापक और राजधानी से और वर्ष से संबंधित। ठीक, अब आइए पहला शासक जो इसका, जो इसका संस्थापक है, जैसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू, जो इसका संस्थापक था, मैंने लिखा है संस्थापक है। अच्छा, इसने राज्य विस्तार किया, बहमनी का राज्य विस्तार किया, कोटगिरी, कल्याणी और बीदर, इन तीनों क्षेत्रों को विजित कर लिया, जीत लिया, तो इससे बहमनी राज्य का विस्तार हो गया। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? केवल कि हसन गंगू क्या था? संस्थापक था बहमनी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में आप रखें। अच्छा, अब इसके आगे आइए कि इसके आगे अगला शासक आता है मोहम्मद प्रथम या मोहम्मद शाह प्रथम। तो किसी किसी बुक में आप देखेंगे मोहम्मद शाह प्रथम लिखा रहेगा, कहीं कहीं देखेंगे मोहम्मद प्रथम लिखा रहेगा, एग्जाम में भी कहीं कहीं मोहम्मद प्रथम आ जाता है, तो कहीं कहीं मोहम्मद शाह प्रथम आ जाता है। तो इसीलिए इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दोनों लिख दिया, तो ये वो या तो ये वो, दोनों एक ही है। ठीक, दूसरा शासक कौन है? मोहम्मद प्रथम या मोहम्मद शाह प्रथम। ऐसा कहा जाता है कि इसी ने ही पहली बार बारूद का प्रयोग किया था, इसी ने ही पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। हालांकि इस बार इसके बारूद के प्रयोग पे डिबेट है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आंसर रहेगा, पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद प्रथम या मोहम्मद शाह प्रथम। अच्छा, बारूद का प्रयोग इसके आगे बाबर, जब मैं आपको बताऊंगा मुगल काल में बाबर बताऊंगा, जब बाबर आता है तो वो भी बारूद का प्रयोग करता है, बारूद और तोप का भी प्रयोग करता है बाबर। बाबर का जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, उसके पहले बाबर ने चार किलों पे आक्रमण किया था, तो उन सारे आक्रमणों में बाबर ने क्या किया, जैसे बाजौर किले पे, उसमें भी बारूद का प्रयोग किया था। यानी कि बाबर ने जो बारूद का प्रयोग किया, उससे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम। तो ये इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। तो जब बाबर में बताऊंगा तो वहां भी आपको, लेकिन बाबर से पहले किसने किया? मोहम्मद प्रथम या मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक। अच्छा, बामन, यहाँ पे मैंने बताया था 1347 में बामनी हुआ था, तो विजयनगर किस वर्ष में हुआ था? 1336 में, ये भी दिमाग में रखेंगे, हालांकि मैं पीछे के लेक्चर में बताया हूँ। तो मोहम्मद प्रथम के समय बारूद का प्रयोग हुआ, और इसके बाद बाबर बारूद और तोपों का प्रयोग करता था। यानी कि बाबर से पहले भी, ये दिमाग में रखना है कि बाबर से पहले भी एक शासक ने बारूद का प्रयोग किया था। क्या नाम था उसका भाई? मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक। अच्छा, मोहम्मद शाह प्रथम ने अपने पूरे साम्राज्य को चार भागों में बांट दिया था, चार भागों में बांटकर, और एक एक, जो चार भाग थे, एक एक भाग को किसी अधिकारी को डिप्यूट कर दिया कि आप यहाँ का प्रशासन चलाएंगे। उन्हीं चारों भागों का कहा जाता, चार तरफों या अतराफों में बांटकर प्रशासन चलाया। चार तरफों में कौन कौन था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर, चार भागों में बांटा था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बारूद वाला इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर दीजिए। अच्छा, मोहम्मद प्रथम के बाद अलाउद्दीन मोहम्मद आते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। दाऊद आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट। मोहम्मद शाह दुर्ती आते हैं, गयासुद्दीन आते हैं, गयासुद्दीन दाऊद आते हैं। ये इतने शासक एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, इनको आप छोड़ दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आत्मा की संतुष्टि के लिए अपने। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब शमसुद्दीन दाऊद के बाद एक शासक आता है फिरोज शाह बहमनी, या कहीं कहीं लिखा रहेगा ताजुद्दीन फिरोज शाह। ये इंपॉर्टेंट है। ये कला प्रेमी था, कई भाषाओं का ये जानकार था। इसने कई भाषाओं का ये जानकार था और एक कला प्रेमी था, ये भी दिमाग में रखेंगे। और इसी ने विजयनगर शासक जो देवराय प्रथम थे, देवराय द्वितीय थे, बड़े देवराय द्वितीय तो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इन दोनों शासकों को, विजयनगर के दोनों शासकों देवराय प्रथम एवं देवराय द्वितीय, इन दोनों को कौन हराता है? फिरोज शाह बहमनी। और हराकर संधि के लिए विवश कर देता है। ठीक है। और फिरोज शाह बहमनी एक बरार क्षेत्र भी विजित करता है। इसमें इसमें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए इसके आगे के शासक को देख लेते हैं। तो फिरोज शाह बहमनी के बाद कौन शासक आता है? अहमद शाह प्रथम, या इसको अहमद शाह वली, या इसको संत अहमद, या इसको शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इतना नाम है इसका। क्या क्या मैंने बताया? फिरोज शाह बहमनी में कौन आता है? अहमद शाह प्रथम, या अहमद शाह वली, या संत अहमद, या शिहाबुद्दीन अहमद। अच्छा, संत अहमद क्यों इसको कहते थे? क्योंकि ये, इसमें उदारता थी, धार्मिक रूप से ये सहिष्णु शासक था। अपनी धर्म निष्ठा के कारण यह क्या था? संत अहमद कहलाता था, संत अहमद कहलाता था। ठीक। धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक, ये अपनी धर्म निष्ठा के कारण। ठीक। अच्छा, इसी के समय दक्षिण के जो प्रसिद्ध संत थे, हजरत गेसु दराज, इन्होंने उर्दू में एक पुस्तक लिखी, मिराज उल आसिकीन। क्या मैंने लिखा है? मिराज उल आस्किन। ये पुस्तक किसमें है? उर्दू में। किसने लिखी? हजरत गेसु दराज। हजरत गेसु दराज कौन था? दक्षिण के प्रसिद्ध संत थे। किसके शासनकाल में पुस्तक लिखी गई? संत अहमद, या अहमद शाह प्रथम, या अहमद शाह वली, या सियाबुद्दीन अहमद प्रथम। ठीक। अब इसके बाद आता है शासक एक अलाउद्दीन अहमद दुर्ती। अलाउद्दीन अहमद दुर्ती। तो अलाउद्दीन अहमद दुर्ती के समय बहमनी राज्य में एक महमूद गवाह नाम का व्यक्ति महमूद राज्य की सेवा में आता है। महमूद गवाह राज्य की सेवा में आया अलाउद्दीन अहमद दुर्ती के समय। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हुमायूं, या हुमायूं शाह। अच्छा, हुमायूं आपको मैं मुगल काल में भी बताऊंगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो इसी में हुमायूं भी है, लेकिन ये वो वाला हुमायूं नहीं है। ये कौन सा है? बहमनी शासक है हुमायूं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहमनी शासक में भी एक हुमायूं। अच्छा, इस हुमायूं को क्या कहा जाता? दक्षिण का जालिम कहा जाता था। दक्षिण का जालिम कहिए, या दक्कन का जालिम कहिए, या दक्कन का नीरो कहिए। क्यों? अपने क्रूर स्वभाव के कारण। इसका प्रभाव, हुमायूं का स्वभाव क्या था? क्रूर था। इसी क्रूरता के कारण इसको दक्षिण का जालिम। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण का जालिम, या दक्षिण का नीरो, या दक्कन का नीरो कहा जाता है? दे देगा अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं। तो हुमायूं आप सोचेंगे कि उसमें का है, किसमें का? मुगल काल का, लेकिन वो वाला हुमायूं नहीं है। ठीक। तो ये वाला हुमायूं बहमनी शासक हुमायूं। ठीक है। तो इसको दक्षिण का जालिम नीरो, दक्षिण का जालिम या दक्षिण का नीरो कहा जाता था। क्यों? इसके क्रूर स्वभाव के कारण। ठीक। अच्छा, इसी के समय हुमायूं शाह के समय जो महमूद गवाह राज्य की सेवा में आया था, इसको अब क्या बना दिया जाता है? बहमनी राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है महमूद गवाह को। अच्छा, महमूद गवाह कौन है, क्या है, अभी मैं लिखा हूं, अभी समझा दूंगा आपको। ठीक, अभी आगे थोड़ा देखते रहिए आप। तो इसी के समय, हुमायूं के समय, महमूद गवाह बहमनी राज्य का प्रधानमंत्री बनता है। ठीक। आगे देखिए। आगे एक शासक आता है निजामुद्दीन अहमद तुर्की। कोई महत्व नहीं है, बस आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है मोहम्मद तुर्की, या शमसुद्दीन मोहम्मद तुर्की।
तो मोहम्मद तुर्की या शमसुद्दीन मोहम्मद तुर्की के समय बहमनी साम्राज्य अपने एकदम चरम पे था, एकदम चरमोत्कर्ष पे हो गया, यानी कि मैक्सिमम साम्राज्य विस्तार हो गया बहमनी का। तो मैंने आपको बताया था कि जब जब किसी भी साम्राज्य का मैक्सिमम विस्तार हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसका पतन चालू हो जाएगा, उसका विघटन चालू हो जाएगा, यानी फिर वो टूटना चालू हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे इसके आगे के शासक के समय बहमनी राज का टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो मोहम्मद तुर्की या शमसुद्दीन मोहम्मद तुर्की के समय बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। ठीक, अच्छा, बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया, तो इस चरमोत्कर्ष में पहुंचाने में किसका योगदान था सबसे ज्यादा? तो महमूद गवा का था। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि महमूद गवा था कौन। यहाँ पे मैंने लिखा है महमूद गवा क्या था। एक तो बहमनी राज्य में प्रधानमंत्री था महमूद गवा। ठीक, और ये फारसी व्यापारी था। फारसी व्यापारी मतलब ईरान पर्सिया, समझ रहे होंगे आप, फारसी व्यापारी था। और अच्छा, महमूद गवा बहुत से युद्ध लड़े और जीते भी, तमाम युद्ध लड़े जीते भी। उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन किससे आएगा? क्वेश्चन आएगा बीदर में इन्होंने विद्यालय बनाया था, 2 मंजिला विद्यालय, इससे क्वेश्चन आएगा। महमूद गवा के कल्चरल एस्पेक्ट से क्वेश्चन आएगा। बहुत इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, बहुत जीत, इसीलिए तो इसी के बहमनी के चरमोत्कर्ष में सबसे ज्यादा योगदान महमूद गवा का था। इसी कारण, यही कारण है। तो इन्होंने बीदर में एक विद्यालय बनवा, 2 मंजिला विद्यालय बना, और इसने एक पुस्तक लिखी, रौजत उल ईसा पुस्तक लिखी। ठीक, तो महमूद गवा के समय ही बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। और जब जब कोई भी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे होता है, अपने अल्टीमेट पोजीशन में होता है, तो उसके बाद उसका क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है, या उसको कह लीजिए हिंदी में विघटन होना चालू हो जाता है, या टूटना चालू हो जाता है। तो आप इस शासक के आगे देखेंगे बहमनी साम्राज्य टूट जाता है कई भागों में। अच्छा, बहमनी साम्राज्य चरमोत्कर्ष पे गया, तो चरमोत्कर्ष पे जाने में किसका मुख्य रूप से योगदान था? तो महमूद गवा का था। तो गवा था कौन? महमूद गवा था फारसी व्यापारी था, ईरानी पर्सिया था, जो बीदर में 2 मंजिला विद्यालय बनवाया था, और रजत उल ईसा नामक की पुस्तक लिखी थी। अच्छा, अब देखिए, अब यहीं पे एक चीज और समझिए, टेक्निकल चीज है वो। महमूद गवा, आगे चल के महमूद गवा क्या होता है? अब देखिए, महमूद गवा ने इतना काम किया, बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पे कर दिया, पूरा विस्तार कर दिया बहमनी का। लेकिन महमूद गवा भी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, और इस पे राजद्रोह का आरोप लग जाता है। और राजद्रोह के जब आरोप लग जाता है, तो यही मोहम्मद तुर्की भाई साहब जो है, उसको क्या दे देते हैं? फांसी दे देते हैं। किसको? महमूद गवा को। आपस के कलह से महमूद गवा षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, उस पे राजद्रोह का आरोप लग जाता है। उसी राजद्रोह के आरोप में इन भाई साहब मोहम्मद तुर्की ने महमूद गवा को फांसी की सजा दे देते हैं। महमूद गवा काम खत्म। अच्छा, अब आप देखिए कि महमूद गवा ने ही बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पे लाया, वो भी समाप्त। तो बहमनी के विघटन में महमूद गवा के फांसी देने का भी कारण एक है। अगर महमूद गवा रहता तो इतना तेज विघटन नहीं होता। ठीक, ये भी एक कारण है। अच्छा, महमूद गवाह को इन्होंने फांसी दे दी। अच्छा, ये भी भाई साहब आगे इनको भी मृत्यु हो जाती है, ये भी डर के मर जाते हैं। कैसे? महमूद गवाह को फांसी देते हैं, और ये मोहम्मद तुर्की जो है, ये कहते कहते मर जाते हैं कि महमूद गवाह का भूत मेरा पीछा कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के चिल्लाते हुए आगे मोहम्मद तुर्की भी मर जाते, जिंदा नहीं रहते हैं। इसको फांसी देते हैं महमूद गवाह को, कौन? मोहम्मद तुर्की। और फिर आगे चल के ये भी जिंदा नहीं रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये चिल्लाते चिल्लाते या कहते कहते या मर जाते हैं कि महमूद गवाह का भूत जो है मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको भी दिमाग में आप रखेंगे। ठीक, अच्छा, अब देखिए, महमूद गवाह ने युद्ध बहुत लड़ा, जीते भी। लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन किससे आएगा? इससे कि इन्होंने बीदर में विद्यालय बनवाए, 2 मंजिला, रजत उल नाम पुस्तक। तो कल्चरल एक्सपेक्ट, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि हिस्ट्री में कल्चरल एस्पेक्ट को विशेष ध्यान देना है। किसने महाविद्यालय बनवा दिया, किसने स्मारक बनवा दिया, ये सब ज्यादा, किसने नहरें बनवा दी, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युद्ध युद्ध से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं।
पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं ज्यादा, इसको विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। ठीक। तो मोहम्मद तुर्की भी, इनकी भी कहानी खत्म हो जाती है इसके भूत से, महमूद गवाह के भूत से। डर डर के कहते हैं कि भूत मेरा इसका पीछा कर रहा है, तो ये भी मर जाते हैं डर चिल्ला चिल्लाते हुए। ठीक। आगे अब देखिए, अब जब महमूद गवाह भी मर गया, ठीक, और बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे है, तो महमूद गवाह गया, चरमोत्कर्ष के बाद क्या होगा, विघटन होगा। तो आगे जब महमूद शाह एक शासक आता है, इसी के समय बहमनी राज्य जो है टूटना प्रारंभ हो जाता है और कुल 5 भागों में टूट जाता है बहमनी राज्य। 5 भागों में। पहला बीजापुर, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बरार, चौथा गोलकुंडा, पांचवा बीदर। फिर आगे चल के इन पांचों राज्यों को मुगल शासक जो है अपने मुगल सल्तनत में मिला लेते हैं। इन पांचों को धीरे धीरे मुगल शासक अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब यही पढ़ेंगे, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब ये बहमनी जो टूट गया है 5 राज्यों में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो बहमनी 5 छोटे छोटे राज्यों में टूट गया है। अब टूटा है तो कैसे, मैंने वही पांचों राज्यों का मैंने लिखा है। देखिए, क्रम संख्या, राज्य, राजवंश और संस्थापक। ठीक। तो क्रम संख्या में राज्य में बीजापुर एक, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बरार, चौथा गोलकुंडा, पांचवा बीदर। 5 राज्य में बहमनी टूट जाता है। ठीक। अच्छा, बीजापुर में पहला राजवंश कौन सा आता है, आदिल शाही राजवंश। उसके संस्थापक कौन होते हैं, यूसुफ आदिल शाह। दूसरा अहमदनगर, इसमें पहला राजवंश कौन सा आता है, निजाम शाही वंश। संस्थापक कौन होते हैं, मलिक अहमद। तीसरा आता है बरार, इसमें पहला राजवंश कौन सा, इमाद शाही। संस्थापक आते हैं फतेहुल्लाह इमाद। चौथा राजवंश है गोलकुंडा, इसके राजवंश, पहला राजवंश इसमें क्या है, कुतुब शाही, और संस्थापक कौन है, कुली कुतुब शाह। पांचवा बीदर है, बीदर का पहला राजवंश बरीद शाही, और संस्थापक अमीर अली वरीद। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि इन राजवंशों के संस्थापकों के रूप में, कि आदिल शाही राजवंश का संस्थापक कौन था, निजाम शाही राजवंश का संस्थापक कौन था, या बरार का पहला राजा कौन था, ऐसे पूछ लेगा। दूसरा आएगा कि इनको मैच कराने के लिए, कि कभी राजवंश दे देगा, संस्थापक दे देगा, मैच कराइए, इधर उधर करके दे देगा। ठीक है। फिर या राज्य दे देगा, संस्थापक दे देगा, इनको मैच कराने के लिए। 2-3 प्रकार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैंने कोई निमोनिक्स नहीं बनाया है, कोई फार्मूला नहीं बनाया है, ये आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है। कुछ चीजें मैं आप पे भी छोड़ता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ा बहुत ट्रिक मैं अभी बताता हूँ कैसे इसको याद करना है, फार्मूला नहीं है वो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट होते हैं एक से एक फार्मूला बनाते, हर चीज के लिए फार्मूला, और फिर फार्मूला को याद करने के लिए फिर मतलब फार्मूला पे फार्मूला। ऐसा नहीं करना है। जो एकदम फैक्चुअल है, जो ये लग रहा है कि प्योर फैक्चुअल है, बस उसी के लिए फार्मूला बनाइए। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि ज्यादातर आपको जो है फार्मूले की जरूरत ना पड़े, और जहां जरूरत पड़ रही है मैं खुद आपको बता रहा हूँ फार्मूला। ठीक है। तो फार्मूले पे फार्मूला मत बनाने लगिएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, कैसे इसको देखेंगे, अब देखिए, जैसे देखिए, बीजापुर का राजवंश क्या, आदिल शाही। राजा कौन है, आदिल शाह। संस्थापक कौन है, आदिल शाह। निजाम शाही, इसमें देखिए अहमद, यहाँ पे भी अहमद। इसमें देखिए इमाद, इसमें भी इमाद। यहाँ देखिए कुतुब, यहाँ भी कुतुब। और यहाँ पे देखिए बरीद, यहाँ पे भी बरीद। लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इस तरह से नहीं पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, जैसे ये बरीद शाही है, तो इसमें बरीद नहीं देगा, बरीद हटा लिख देगा अमीर अली, मैच करिए। ठीक। अब जैसे इसमें इमाद शाही है, तो इमाद हटा देगा, फतेहुल्लाह लिख देगा, फतेहुल्लाह, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो एक निमोनिक्स मैं बताता हूँ, जैसे देखिए इसकी निमोनिक्स मैं बता रहा हूँ, इसको 2-3 आप अगर इसमें से निमोनिक्स बना के 2-3, केवल 3 तक अगर आप याद कर लेते हैं, तो बाकी आप एक्सक्लूड करके वो आंसर निकाल सकते हैं।
जैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गोलकुंडा है तो इसको ऐसे याद कर लिए, गोल कुतुब मीनार। कैसे? गोल कुतुब मीनार, ऐसे करके याद कर लीजिए। गोल से गोलकुंडा, कुतुब से कुतुब शाही, यहाँ भी कुतुब शाह, ये कैसे हो जाएगा गोल कुतुब मीनार। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप याद, जैसे अब इसमें बीदर है, यहाँ बरीद है, मांत्रा केवल ब से र पे चला गया, तो ऐसे आप याद कर लीजिए, यहाँ भी बरीद है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लीजिए, बल्कि आप इसका एक फार्मूला बना लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इन 5 राज्य हैं। अब पांचों राज्यों के बारे में हम सभी को नहीं पढ़ना है, केवल बीजापुर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं केवल बीजापुर के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 4 के बारे में सर क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों बताऊं भाई? आपके लिए कोई उपयोगी नहीं, कोई मतलब नहीं। अब आप माँ कसम मत खा लीजिएगा कि नहीं सर मैं चारों भी पढ़ूंगा, मानूंगा नहीं, सारा इतिहास पढ़ डालूंगा। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। पढ़ेंगे तो टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो आप चुपचाप अब इसको, बीजापुर मैं खुद एक्सटेंसिव कवर कर रहा हूँ, ज्यादा कवर कर रहा हूँ, उससे ज्यादा ना फंसे। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाने से बाहर ना जाए। ठीक, तो अब आइए हम पहला बीजापुर देखते हैं। बीजापुर में कई राजा हैं। अच्छा, बीजापुर के भी पूरे शासकों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लिखा तो मैं सबका हूँ, लेकिन कुछ ही 2 ही 3 शासक उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बीजापुर थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग बीजापुर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए बीजापुर को देखते हैं। जैसे बीजापुर है, आदिल शाही राजवंश, मैंने आपको जैसा यहाँ बताया, आदिल शाही राजवंश है। पहला राजवंश कौन सा है? आदिल शाही राजवंश। संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। अच्छा, धर्म क्या है? शिया है। ये आदिल शाही राजवंश का धर्म क्या था? शिया था। अच्छा, अब आप देखते होंगे कि वर्तमान में भी ईरान उरान में देखिए, ईरान और इराक का ले लीजिए, शिया और सुन्नी का जो मतभेद है, अक्सर आपस में, इन दोनों के मतभेद के कारण अक्सर आपस में लोग लड़ते रहते हैं, शिया और सुन्नी दोनों। इस्लाम धर्म ही है, उसी में 2 भाग हो गया, शिया और सुन्नी। तो ये जो आदिल शाही राजवंश थे, इनका धर्म क्या था? शिया था। ये धर्म मैंने क्यों लिखा है, देखिए, जैसे जैसे ईरान जो है, ईरान, जैसे ईरान है, और यहाँ पे क्या है, ईरान में क्या है? शिया है ज्यादा। ठीक, अब मुगल क्या थे? मुगल थे सुन्नी। ईरान में क्या है? शिया है, मुगल थे सुन्नी। तो शिया सुन्नी में लड़ाइयाँ क्यों होती थी? अक्सर करके आप देखेंगे कि शिया सुन्नी का जो जिक्र होता है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए होता था, कि कोई सुन्नी से शिया बन गया। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मुगल सब सुन्नी थे। ठीक, अच्छा, अक्सर करके शिया सुन्नी में मतभेद चलते रहते हैं, मैंने आपको बताया है अभी। मुगल सुन्नी थे, तो मुगल में से बाबर और हुमायूं को ले लीजिए। तो बाबर और हुमायूं क्या थे? सुन्नी थे। लेकिन बाबर भी कुछ समय के लिए शिया अपना लिया था, और हुमायूं भी कुछ समय के लिए शिया अपना लिया था। क्यों? हुमायूं तो क्या किया कि ईरान में गया और शिया अपनाया, वहां से सैनिकों से मदद लेने के लिए, सैनिक से, मैंने अपने पास सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए हुमायूं ने शिया अपना लिया। तो ये शिया शिया और सुन्नी, ये जो धार्मिक उद्देश्यों, राजनीतिक उद्देश्य, सॉरी, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ही ये लोग जो है, बाबर, हुमायूं, ये सब राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ही शिया धर्म अपनाए थे कुछ समय के लिए, फिर बाद में फिर सुन्नी हो गए। ठीक है, तो इन सब का जो भी मैटर होता, चाहे बाबर हो चाहे हुमायूं हो, राजनीतिक राजनीति कोई कुछ भी, अगर शिया से सुन्नी हुए या सुन्नी से शिया हुए, तो ये समझ लीजिए कि राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है वो। इसीलिए कोई राजनीतिक उद्देश्य है, इसीलिए धर्म वो इधर उधर उधर कर रहे हैं, शिया से सुन्नी हो रहे हैं या सुन्नी से शिया हो रहे हैं। ठीक, औरंगजेब को कहा जाता है, औरंगजेब था शिया, कहा जाता है, सुन्नी था औरंगजेब। कहा जाता है कि औरंगजेब जो है शिया को बहुत, शियों की बहुत तोड़ाई किया। औरंगजेब क्या था? सुन्नी था। तो औरंगजेब शिया के जितने भी राज्य थे, जैसे
सिया के राज्य कौन कौन है, कौन कौन मैं बताऊं? जैसे यही बीजापुर हो गया, सिया का है। गोलकुंडा हो गया। तो इन दोनों को औरंगजेब ने खूब तोड़ाई किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब क्या था? सुन्नी था। तो सिया के जितने भी राज थे सबको प्रताड़ित करता था। कौन? औरंगजेब। एकदम तुल गया था, एकदम विनाश कर देंगे सिया राज्यों का औरंगजेब। इतना औरंगजेब इन सब के प्रति कठोर हो गया था। ठीक है। तो चाहे बाबर हो चाहे हुमायूं हो, ये लोग सिया धर्म क्यों अपना रहे हैं? कुछ समय के लिए अपने राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे सिया धर्म अपनाने का। ठीक है। आगे बैरम खां, बैरम खां क्या था? सिया था। बैरम खां क्या था? सिया था। अकबर का संरक्षक था। तो जब वो सिया था तो जो जो राज दरबार में जितने भी सिया सुन्नी थे उनको प्रताड़ित करता था। ठीक है। तो आगे जो है बैरम खां का भी लोग निपटा देते हैं, बैरम खां। आगे जब मैं अकबर बताऊंगा तो उस समय सब बैरम खां और सारा सभी का जिक्र आएगा। तो औरंगजेब द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा को क्या किया गया? मिला लिया गया। ठीक। अच्छा। इस बीजापुर में कई शासक हैं, अन्य शासक, कई शासक। यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मल्लू आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती, मोहम्मद आदिल शाह। पढ़ना केवल हमको दो है। सबके बारे में माँ कसम खा के पढ़ने मत लगिएगा। इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है। क्यों इन दोनों के बारे में पढ़ना है? क्योंकि इन दोनों ने कल्चरल डेवलपमेंट किया है। ठीक है। इसलिए इन दोनों के बारे में हम सभी को पढ़ना है। तो आइए अब हम इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती को पढ़ते हैं। बीजापुर, इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती। मैंने बताया ना कि दो शासकों के बारे में ही हमको पढ़ना है बीजापुर में। क्यों पढ़ना है अभी क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत शासकों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ना है, केवल दो के बारे में पढ़ना है। इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती। इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती बहुत ही उदार व्यक्ति था और इसकी उदारता के कारण ही इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती को क्या कहा जाता था? अबला बाबा की उपाधि दी जाती थी, जगत गुरु की भी उपाधि दी जाती थी और निर्धनों का मित्र कहा जाता था। ये सब उपाधियां हैं। क्यों? क्योंकि इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती क्या था? बहुत उदार था। इसी उदारता के कारण ये सब उपाधियां हैं, जानते रहिएगा। इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती बड़ा ही धर्मनिरपेक्ष था। हालांकि धर्मनिरपेक्ष कहना उस समय, सेकुलर स्टेट कहना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है धर्म। लेकिन ये जान लिए कि ये धार्मिक रूप से बड़ा काफी सहिष्णु था। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, गणेश और सरस्वती की भी पूजा करता था, मतलब हिंदू धर्म की देवी देवताओं की भी पूजा करता था। तो धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु शासक था। धर्मनिरपेक्ष तो नहीं कर सकते, सेकुलर नहीं कर सकते। सेकुलर स्टेट उस समय मध्यकाल में सेकुलर स्टेट कहना थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु शासक था। ये बात आप जानते रहिएगा। गणेश व सरस्वती की पूजा करता था, ये भी बात जानते रहिएगा। महान विद्या प्रेमी था और महान संगीत प्रेमी था। महान विद्या प्रेमी था और महान संगीत प्रेमी था। महान संगीत प्रेमी के कारण ही इन्होंने क्या, एक किताब लिखी अपनी, किताबे नवरस। और इस किताब में गीत है। वो गीत किससे संबंधित है? हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीत है। क्या है? हिंदू देवी देवता व मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित जो गीतों का संग्रह है, वही है किताबे नवरस। तो आप इतना जानिए कि इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती जो है, हिंदू देवी देवता की भी पूजा करता था, उनके बारे में गीत की रचना की, और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में भी गीत की रचना की। महान विद्या प्रेमी और महान संगीत प्रेमी था। तो इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती से बस इतना ही कल्चरल एक्सपेक्ट है ना इसमें, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया, नहीं तो मैं इसको भी नहीं बताता। ठीक है। अब आइए एक और शासक है मोहम्मद आदिल शाह। इनका भी एक कल्चरल डेवलपमेंट है, बस इसीलिए इसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या है? गोल गुम्बज। बीजापुर जो कर्नाटक है, कर्नाटक में बीजापुर है, उसमें एक गोल गुम्बज है। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहा जाता है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? गोल गुम्बज बीजापुर। बीजापुर में कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में बीजापुर।
यह विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। बहुत बड़ा गुंबद है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कल्चरल डेवलपमेंट है ना ये, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जैसे गुम्बद, आप गोल गुम्बद यूट्यूब पे सर्च करिए, उसको पढ़िए, उसके बारे में और डीप जाइए। जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसके बारे में आप अलग से किताब लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। वहां पढ़ेंगे तो यूपीएससी अक्सर करके कल्चरल डेवलपमेंट से पूछ देती है क्वेश्चन। तो गोल गुम्बद सर्च करिए, पढ़िए। अच्छा, हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है उसके बारे में पढ़िए। इन सारों चीजों के बारे में पढ़िए आप। छोड़िए एक भी मत, जितना भी कल्चरल डेवलपमेंट है, बल्कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से थोड़ा दूर रहिए, वो ठीक है। ठीक है। तो आदिल शाह, बस यही इनका इतना है कि विश्व के विशालतम गुम्बदों में से एक है। जो आदिल शाह का मकबरा है वही गोल गुम्बज है, कर्नाटक के बीजापुर। ठीक, मोहम्मद आदिल शाह। तो ये हो गया चैप्टर समाप्त। कौन सा चैप्टर समाप्त? प्रांतीय राजवंशों का जो चैप्टर था, समाप्त हो गया। तो हम लोग प्रांतीय राजवंशों में सारा पढ़ लिए। उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में दो थे, विजयनगर और बहमनी। बहमनी आज हम लोग पढ़े, विजयनगर पहले पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत के जितने भी प्रांतीय राजवंश थे उसके बारे में भी हम लोग पीछे के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज प्रांतीय राजवंशों का यह चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि यह प्रांतीय राजवंशों चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो विजयनगर है। बाकी प्रांतीय राजवंशों में बहुत ज्यादा मैंने नहीं मालवा तमाम बताया, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि एक्सटेंसिव कवर कर रहा हूँ। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। चैप्टर ये समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर कौन सा आएगा? भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, जैसे मैंने आपको बताया था ना एंशियंट हिस्ट्री में, धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध जैन सब बताया था ना, तो उसी तरह इसमें क्या है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। और आगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जो कि नया चैप्टर है। ठीक है। तब तक के लिए आप सारा लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन हल करिए। जितनी बार लेक्चर देखेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। एक ही चीज को बार बार पढ़िए। ठीक है। बहुत चीजों को बहुत बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एक चीज को बार बार पढ़िए, ये कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिए। एक चीज को बार बार पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको कोई चीज रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब तमाम बुक उठा के लाए पढ़ने लगे तो इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। तो लेक्चर देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है। समस्या कोई होती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।